हेलो एवरीवन। तो लास्ट 6 लेक्चर्स में हम सब कुछ पढ़ चुके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बेसिक पॉलिनोमियल्स भी हमने सीख लिए, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। तो इस लास्ट लेक्चर में मैं बस आज कुछ कॉमन एप्लीकेशंस की बात करने वाला हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हम कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन के सोल्यूशन से ही बात कर ली जाए। ऐसे इक्वेशन का जिक्र करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस की जा सकती हैं, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो सबसे बेसिक एग्जांपल तो यही हो गया कि मान लो आपके पास कुछ इस तरह का इक्वेशन दे रखा है, ए एफ स्क्वायर बी एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, किसी फंक्शन में क्वाड्रेटिक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, एफ एक्स को टी मान लेते हैं, है ना। एफ एक्स को टी मान लेते हैं, देन दिस इक्वेशन बिकम्स ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सोल्व करके आप जो दो रूट निकालोगे उसमें बस पंगा क्या रहता है कि ये जो आप सोल्व करोगे T1 T2 ये एफ एक्स की रेंज में होने चाहिए, है ना। मान लो कि अगर मान लो मैंने लिखा a mod x स्क्वायर प्लस बी mod x प्लस सी। ओके, एंड मैं mod x को टी ले लेता हूँ तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो T1 T2 है ये कैसे आने चाहिए, कम से कम इनमें से एक पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपने टी किसको माना है, mod x को। अगर दोनों ही आंसर नेगेटिव आ गए तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा और बोलोगे कोई भी रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे कि mod x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 mod x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने खुशी खुशी mod x को टी मान लिया, तो टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8 और टी की वैल्यू सोल्व करके बता दी कि क्या आई, -4 एंड -2 मिडल टर्म स्प्लिट करके। लेकिन मेरे को पता है ना कि mod x की वैल्यू -4 या फिर -2 तो कभी नहीं हो सकती, तो देर इज़ नो रियल x अवेलेबल फॉर दिस इक्वेशन। तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ जब आप t मानते हो तो सिर्फ d का पार्ट पॉजिटिव होना ही रियल रूट का एग्जिस्टेंस नहीं है, आपको ओरिजिनल फंक्शन की रेंज में देखना पड़ेगा। और यही बात हमने लोकेशन ऑफ रूट्स में भी करी थी। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो क्वेश्चन के हिसाब से पता लगता है अपने कि भाई हम किस तरह से क्वाड्रेटिक लगा सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल हिस्सा कोई फिक्स बन रहा हो उसके हिसाब से दिमाग लगा सकते हैं। तो एक सवाल देखिए, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, x का वैल्यू सोल्व करके निकालना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल पार्ट सेम है ना, ये वाला हिस्सा क्या है, दोनों के अंदर सेम। तो इसको मैं y मान सकता हूँ और सोल्व कर दूंगा। तो आपने अज्यूम कर लिया y प्लस 8 माइनस वाई माइनस 7 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब बोथ साइड स्क्वायर करके भी आगे बढ़ सकते हो, जैसे रूटीन में लोग कैसे करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये बन गया y प्लस 8 प्लस वाई माइनस 7 दैट इज 2y प्लस 1 माइनस अंडर रूट y प्लस 8 y माइनस 7 दैट बिकम्स y स्क्वायर प्लस y माइनस 56। ठीक है ना, प्लस 8 प्रोडक्ट सीधा लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 1। a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई और कुछ नहीं किया, और ये हो गया मेरे पास -2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। इसका एक बहुत सुंदर दूसरा तरीका भी बताऊंगा। 1 से 1 कैंसिल, ये भी -2y हो गया, कैंसिल कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो आपके पास सोल्व करिए क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई 56 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये बुम हो गया। तो y का वैल्यू आ गया मेरे पास 56। तो एक बार चेक कर लेना है कि y की वैल्यू 56 ले भी सकते कि नहीं ले सकते, ले सकते बिल्कुल, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो y किसको एग्ज्यूम किया था आपने, 5x स्क्वायर प्लस -6x को आपने y माना था ना, तो -6x इसको y माना था, इसकी वैल्यू पता लगी 56। सो 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व कर दोगे आप, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो क्या, ये क्या है अपने पास 5 इंटू 56 होता है 14 इंटू 4, 14 इंटू 4, तो 20 एंड 14। यस, देखो मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इन दोनों के प्रोडक्ट की फैक्टरी तो बनाना है। तो चाप दिख रहा है मेरे को
5x² माइनस 20x प्लस 14x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। सो 5x वहाँ से कॉमन खींचोगा 14 और ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई मेरे पास, माइनस 14/5 एंड 4। ठीक है, तो इसको ओरिजिनल इक्वेशन में रख के भी चेक कर सकते हो कि सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि आपने 5x² माइनस 6x और 56 के लिए सोल्व किया तो वैलिड है। अब इसका दूसरा तरीका मैं क्या कह रहा था कि आप ये भी कर सकते थे कि मैं अंडर रूट y प्लस 8 माइनस अंडर रूट y माइनस 7 इज इक्वल टू क्या अपने पास 1 दिया हुआ है। एक टेक्निक है सिंपल सी, रेसिप्रोकल एंड रैशनलाइजेशन। क्या चीज़? रेसिप्रोकल एंड रैशनलाइजेशन। बेसिकली एक और इक्वेशन क्रिएट कर दूंगा मैं, लीनियर इक्वेशन बना दूंगा बेसिकली दो, अंडर रूट y प्लस 8 और अंडर रूट y माइनस 7 में। रेसिप्रोकल एंड रैशनलाइजेशन, R एंड R काफ़ी जगह इस्तेमाल में लेता हूँ मैं। ओके, इसका रेसिप्रोकल करोगे, देखो ऊपर माइनस है नीचे माइनस, फिर रैशनलाइजेशन करूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस। देखो a माइनस बी है, उल्टा किया a माइनस बी, रेसिप्रोकल हो गया। इसको रैशनलाइज किया a प्लस बी, तो ऊपर तो हो गया a प्लस बी। नीचे का सीन क्या होगा, a² माइनस b² का अंडर रूट हटा, y से y कैंसिल, 8 माइनस माइनस 7 15, और उसको राइट साइड में डाल देता हूँ। ठीक है ना, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। अब दो इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर दो आप। क्या बन गया मेरे पास, ये ट्वाइस ऑफ अंडर रूट y प्लस 8 इज इक्वल टू 16। सोल्व किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, y प्लस 8 इज इक्वल टू 64। तो देखो यहाँ से y की सीधी वैल्यू दिख रही है मेरे को 56। ठीक है, फिर आगे क्वाड्रेटिक तो आप सोल्व कर ही लोगे। तो ये टेक्निक भी काम में ले सकते हो, रेसिप्रोकल एंड रैशनलाइज। ठीक है, अब एक बहुत क्लासिक फॉर्म होती है अपने पास, ध्यान से ऑब्जर्व करना, उसको इम्पोर्टेंट है। लिखने का तरीका देखना, ax⁴ bx³ cx² bx प्लस a इज इक्वल टू 0। पैटर्न देखो, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तब मैं लगा सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, डिवाइड बाई x², पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा ax² bx प्लस c b/x प्लस a/x²। तो देखो कोफिशिएंट सेम होने का फ़ायदा क्या, उनको कलेक्ट कर लूँगा, x² प्लस 1/x², ओके, प्लस b कॉमन x प्लस 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को पूरे को अगर t मान ले अपन, तो ये चीज़ क्या बनेगी अपनी, t² माइनस 2। देख लो t का स्क्वायर करो तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 आएगा, तो माइनस कर दोगे तो वापस ये एक्सप्रेशन बचेगी। तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी मेरे पास, at² माइनस 2 प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एक और वेरिएशन ये भी कर सकते हो कि आपका पीछे वाला b माइनस भी हो तो भी चल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर इस तरह की फॉर्म हुई, ax⁴ bx³ cx² माइनस bx, ठीक है ना। कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करो, इसको भी जब आप x² से डिवाइड करोगे तो एक्सप्रेशन तो वैसी बनेगी, ये वाला का पेयर बनेगा और इसका पेयर बनेगा, तो क्या बनेगा मेरे पास, a x² बाई 1/x² प्लस b x माइनस 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर t मान लोगे तो ये चीज़ क्या बनेगी अपनी, t² प्लस 2। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कर दोगे आप आराम से, bt प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से सोल्व हो जाती है। t की दो वैल्यूज आएंगी, कोरोस्पॉन्डिंगली आप उसको x प्लस 1/x से या फिर x माइनस 1/x से, जो भी जैसे भी आपने माना है उससे इक्वेट करोगे और सोल्व कर दोगे। तो ये जर्नल फॉर्म जो मैंने आपके सामने लिखी है, इनको ध्यान रखना, इसका पैटर्न दिमाग में रखना है कि भाई अपने पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं x⁴ और कांस्टेंट सेम है, b और ये b सेम है, या फिर इस तरह की फॉर्म हो, तब आप ये तरीका इस्तेमाल में ले सकते हैं। ओके, और ये कई तरह से काम में लेते हैं, जैसे मान लो x या कोई और फंक्शन भी हो सकता है पावर 4 में, है ना, जैसे e की पावर x में बना दी अपने को, या किसी और फंक्शन में बना के दे दी,
तो भी आप क्या करोगे, एफ एक्स को पहले टी मान लोगे, पोलिनोमियल फॉर्म में लेके आ जाओगे, और उसके बाद फिर सेम प्रोसेस, स्क्वायर से डिवाइड करो, पेयरिंग करो और क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कर दो। तो आई गेस आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी इसको कैसे मैनेज किया जाता है इस फॉर्म को। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ आपको, 4 डिग्री की इक्वेशन है, कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं। क्वेश्चन है x + 2, x + 3, x + 8, x + 12 इज इक्वल टू 4x²। अब इसमें देखो पेयरिंग कैसे होगी, ऑब्जर्व करो। अगर मैं नंबर को ऑब्जर्व करो, 2, 3, 8, 12, 2 12 जा 24 और 8 3 जा 24, देख लो ना, 12 दूनी 24, 8 3 24। तो कांस्टेंट पार्ट सेम बन रहा है और वेरिएबल तो सेम बनेगा। तो इस तरह से अगर मैं पेयर करूँ फर्स्ट और लास्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो मेरे पास बनता है x² + 14x + 24 एंड x² + 11x + 24। ठीक है, अब मज़ा कब आता जब अपने पास वेरिएबल पार्ट सेम होता और उसको t मान लेते, लेकिन यहाँ पे उससे काम चलेगा नहीं क्योंकि आपके साइड में x² है। अगर मान लो इधर की वेरिएबल पार्ट को सेम बना के मैं t मान भी लेता, तो फिर इस x² का क्या करते हैं। अब सोचो, थोड़ी देर पहले जो किया है उसी तरह से सोचना है। ये पार्ट और ये पार्ट सेम दिया हो अपने को, क्यों ना x² को नीचे उतार दिया जाए। ऊपर जैसे किया ना अपने पेयरिंग करके, फिर वैसे ही सोच रहे भी, एक x इसके नीचे दे दूंगा और एक x दूसरे वाले ब्रैकेट के नीचे। ठीक है, x² को नीचे उतार लिया, अलग अलग ब्रैकेट पे ट्रांसफ़र कर दिया, +24 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 4। अब इसको देखो डिवाइड करो, क्या बन रहा है, x + 24 बाई x + 14 एंड x + 11 + 24 बाई x इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों टर्म को अगर अपन इकट्ठा लिखें, देखो ये पेयर बन रहा है, इसको भी थोड़ा सा तमीज़ से आगे एक साथ लिख लो, तो इन दोनों का भी पेयर बन रहा है। तो मैं x प्लस वेरिएबल पार्ट सेम बन गया ना मेरे पास, तो यही टारगेट रहता है इसमें कि इसको t मान लूँ, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी t + 14 t + 11 इज इक्वल टू 4। तो ये इन टर्न क्या बनेगी अपने पास, t² + 25t + 11 इंटू 14 44, और ये हो गया मेरे पास 15। 11 4 44, 11 एंड 4 15 इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन बन गई 25t + 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 15 10 जा बन रहा है ना अपने पास आराम से, तो हाँ, तो ये t + 15 t + 10 मिडल टर्म स्प्लिट करके बना दी। तो t की दो वैल्यू आ गई मेरे पास, -15 एंड -10। तो करस्पॉन्डिंगली आप इसको इक्वेट करो, दो क्वाड्रेटिक बनाओ x के अंदर और सोल्व कर दो उसको। x + 24 बाई x इज इक्वल टू -15, तो ये क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी मेरे पास, x² - 15x, इधर आके +15x + 24 इज इक्वल टू 0। दूसरे केस में x + 24 बाई x इज इक्वल टू -10, दैट बिकम्स x² + 10x + 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों केस में सोल्व कर लो इसको। ये क्या बन रहा है मेरे पास, -15 + -15 का स्क्वायर 225 एंड 24 4 जा 96 डिवाइडेड बाई 2, और ये यहाँ तो स्प्लिट हो रही है, x + 6 x + 4, तो x की वैल्यू -6 -4, और दो आंसर यहाँ से आ जाएंगे। तो इस तरह से आप 4 सोल्व कर सकते हो। ऐसे एक और एग्जांपल लूँ, देखो किस तरह से, मान लो एक्स फैक्टर दे रखा है मेरे पास, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4। अभी रैंडमली मान लो कोई भी कांस्टेंट होगा, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ इसको जिससे ताकि सोल्व हो पाए। तो देख लेंगे कि वैल्यू अपनी लगा लेंगे कुछ जिससे इक्वेशन सोल्व हो पाए। इसमें भी देखो पेयरिंग करेंगे ब्रैकेट्स की, सच दैट कि वेरिएबल पार्ट सेम हो जाए। तो यहाँ पे तो कोई x² वगैरह है नहीं, तो देखो
इन दोनों को इकट्ठा लूँ और इन दोनों को इकट्ठा लूँ तो क्या बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देख लो वेरिएबल पार्ट सेम होंगे तो इसको t मान लो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मैंने t मान लिया तो ये बन गया t प्लस 4 t प्लस 6 इज इक्वल टू k, मतलब टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 24। अब k को तुम फिट कर लेना यार कुछ, जैसे k को अगर मैं 8 ले लेता हूँ तो यहाँ पे 8 आएगा, ये टी स्क्वायर प्लस 10t इधर आके मेरे पास 16 हो जाएगा तो फैक्टराइज हो जाएगी t प्लस 8। ऐसे ही फिक्स कर दिया अपनी तरफ से k को, कुछ मैंने ही अपनी तरफ से, ताकि सोल्व हो जाए आपके लिए, बस कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ आपको। तो इस तरह क्वेश्चन में ये पेयरिंग जैसे ऊपर किया तो वो एक्स स्क्वायर को सेट करने के लिए किया, लेने के था कि अपने पास वेरिएबल पार्ट सेम बन जाए तो मैं उसको t मान लूँगा तो क्वाड्रेटिक की तरफ बढ़ जाओगे तुम। दिया हुआ मेरे पास क्वेश्चन x माइनस 1 रेज टू पावर 4 प्लस x माइनस 5 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 82। ठीक है, अब ऐसे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये तो मेरे को ऐसे दिख रहा है 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ, इसको 9 का स्क्वायर मानो, इसको 1 का स्क्वायर मानो, सोल्व करो, उसके हिसाब से भी बना सकते थे, पर वो तो अपन ने एक नेचुरल वाले केस में ले लिया। डेफिनेटली वो भी एक सोल्यूशन होगा, पर इसके कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन भी तो आ सकते हैं। तो इसको क्वाड्रेटिक में कैसे रिड्यूस करोगे उस पर विचार करते हैं। तो हमारा पर्पज़ वो ये कि हम इसको कैसे सेट करेंगे हमारा वेरिएबल पार्ट सेम आए। ठीक है, तो हमने इसको एवरेज ले लिया इसका। ठीक है, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि क्या है x माइनस 1 x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जो कि आ जाता है मेरे पास x माइनस 3। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, पावर 4 प्लस पावर 4 इज इक्वल टू 82। इस पूरी चीज़ को t ले लेते हैं, t ले लेते हैं, क्या बन गया t प्लस 2 4 t माइनस 2 रेज टू पावर 4। अब देखो पर्पज़ क्या है, पर्पज़ इसमें यही है। तो मैंने क्या किया, दोनों का एवरेज लेने का मतलब क्या होता है, एवरेज बीच में होता है ना। ये मान लो पहली वाली ब्रैकेट की क्वांटिटी a, दूसरी वाली ब्रैकेट की क्वांटिटी b और बीच में मेरे पास c है। तो जितना आगे ये उतना ही पीछे ये है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रैकेट क्या बन जाएगी, a को मैं क्या लिख दूंगा c माइनस जो भी मान लो फिक्स क्वांटिटी जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है, c माइनस 2 c प्लस 2। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप अंदर स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, इसको t प्लस 2 का स्क्वायर और इसको मैं लिख देता हूँ t माइनस 2 में स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर, पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया अपने पास टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 सारे का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 सारे का होल स्क्वायर। अब इसको ऑब्जर्व किया जाए खोल के तो ये बन रहा है मेरे पास टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t सारे का होल स्क्वायर एंड टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t सारे का होल स्क्वायर। तो कंपेयर करो, ये क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर और ये क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 82 चल रहा है, चलाते रहेंगे। तो इसमें होगा क्या कि आपका क्या बनेगा मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab और 2ab वाली कम टर्म दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी। तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4t का होल स्क्वायर दैट इज 16t स्क्वायर। अब ये सब करने का पर्पज़ क्या हुआ अपने पास, ये पूरी इक्वेशन टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रही है। जो खोलोगे ना तो ये क्या बन रही है, टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रही है। तो इसको ओपन कर लो, ये क्या बन गया मेरे पास टी रेज टू पावर 4 प्लस 8t स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16t स्क्वायर। तो ये बन गया 82 था,
टी रेज टू पावर 4 24t स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 41। ओके, इसको इधर लेके आएंगे, मेरे पास बन जाएगा टी स्क्वायर 24 टी रेज टू पावर 4 टी स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो आप, साफ दिख रहा है। एक तो फैक्टर बन गया मेरे पास टी स्क्वायर प्लस 25 और एक बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू प्लस माइनस 1 और एक टी की वैल्यू होगी मेरा प्लस माइनस 5 था। टी क्या था अपना, टी क्या लिया था अपन स्टार्टिंग में, ओ अच्छा इसको टी बोल दिया था मैंने, टी पाई लिखो या टी लिखो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। इसको वापस का लिख सकता हूँ x माइनस 3 प्लस माइनस 5 था। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5 था एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3 प्लस माइनस 1, तो x आ गया अपने पास 4 एंड 2। ठीक है, और ये देखो 4 और 2 वाला सोल्यूशन ये अपन पहले से गैस कर सकते थे। इसको 4 डालोगे तो ये बनेगा मेरे पास 3 रेज टू पावर 4 और ये बनेगा मेरे पास 3 एंड 4 आया ना अपने पास आंसर, 3 एंड 4 एंड 2। 4 डालोगे तो ऊपर वाला क्या बन रहा है 3, इधर 4 डाला तो मेरे पास क्या आ रहा है 1, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 डाला तो ये बन जाएगा 3 का रेज टू पावर 4, ये बन जाएगा 1 का रेज टू पावर 4। तो वो जो रियल सोल्यूशन आ रहे हैं वो तो सीधा इसी से आ रहे हैं, इंटीग्रल सोल्यूशन। तो डिपेंड करता है अपने पास, अगर इंटीग्रल सोल्यूशन होता तो मैं गैस ही कर लेता पहले इस पेयर में, पर आपको बाकी कॉम्प्लेक्स भी निकालने पड़ेंगे, तो ये पूरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमने पहला आर्टिकल देखा इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें एप्लीकेशन देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज्योमेट्री में कैसे काम में लेने वाले हैं। स्टार्टिंग बोला था कि भाई पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अराउंड ही घूमती है, तो कैसे घूमती है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले इसके कुछ सवाल लगा लो। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ज्योमेट्री में कैसे लगाते हैं। अब देखो हमारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनने वाली है प्लेन में कॉनिक सेक्शन, वो सारी कर्व्स है। अपन सर्कल की स्टैंडर्ड कर्व पढ़ेंगे। अब एक कर्व कैसे आती है, इस सर्कल की इक्वेशन क्यों है, ये सब बात की बात है। अभी मेरा पर्पज आपको ज्योमेट्री पढ़ाना नहीं है, बट ये अप्रिशिएट करवाना है कि ये चीज़ ज्योमेट्री में काम कैसे आती है ना। ये मेरी इक्वेशन होती है इलिप्स की, इलिप्स, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो जाता अपना हाइपरबोला। सारे स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज इक्वल, ये होता अपना पैराबोला। और इन सब की जनरल इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो इक्वेशन आपको पहले से पता है, दैट इज ax स्क्वायर, यस, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब इसका डेल्टा याद करो, जो कंडीशन क्या थी अपनी, ए बी सी एच जी एफ, नेचर ऑफ रूट्स में बताया था मैंने आपको। ये चीज़ 0 हो जाती है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, अदरवाइज ये इन चारों में से कोई एक कर्व होगी इन डिफरेंट कंडीशंस। तो उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ कि कब ये कौन सी प्रकार को बताएगी, पर हाल फिलहाल भी सोचो कि अगर मान लो ये कोई 2 डिग्री कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकती है, देयर कैन बी ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़। एक तो ये हो सकती है कि ये अलग अलग 2 पॉइंट पे काटे, जैसे ए बी, ओके, जैसे ए पॉइंट इज x1, y1, बी पॉइंट इज x2, y2। ठीक है, या फिर इसको टच करके चली जाए, मतलब क्या हुआ, x1 x2 आपके दोनों सेम हो गए, या कुछ भी ना करे। अब ये बात पता कैसे लगेगी, ये हमने देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक अलजेब्रा और ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन है। तो जो अलजेब्रा में इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, वही चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या ज्योमेट्री में क्या दिखाई देती है, एज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँ, इसको सोल्व करके आप जो सोल्यूशन निकालोगे वो बेसिकली क्या है, इस स्ट्रेट लाइन और कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात अपने 10th क्लास में पढ़ी थी। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे, तो जो लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन आता था हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वही बेसिकली क्या होता था,
दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वही बात यहाँ पे हो रही, कोई नई चीज़ नहीं है। तो कैसे पता लगाते थे अपन, सोल्व करोगे, जैसे ही आप y को सब्स्टिट्यूट करोगे किसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन 1, तो आपको मिलेगी क्या, देखो y तो हट जाएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, एम एक्स प्लस सी, यू विल गेट क्या मिलेगी अपने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ऐसा लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब इसके दो रूट आएंगे कि एक ही रूट आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, अपने d के ऊपर। तो अपने को पता है अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, बेसिकली लाइन अलग अलग पॉइंट पे काटेगी। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये क्या है, d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब ये एक ही पॉइंट पे काटेगी, मतलब एक ही सोल्यूशन आ रहा है, दोनों पॉइंट मर्ज कर गए। तो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करें, d इज इक्वल टू 0। एंड इफ आई से d लेस देन 0, कोई रियल पॉइंट है ही नहीं, मतलब दोनों क्रॉस करेंगे ही नहीं, d लेस देन 0। तो देख रहे हो, तो एक तरह से हमारी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैंने आपको क्या बता दी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर ये लाइन क्या बनना चाह रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम स्लोप की लाइन अगर टेंजेंट है देन मेरा d क्या होगा, 0। ये बन गया अपनी यूनिवर्सल कंडीशन। अब इसको चाहे पैराबोला में लगाओ, चाहे एलिप्स में लगाओ, चाहे सर्कल में लगाओ, सब जगह सेम लगेगी। पर जब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तब वो क्या करते हैं, डिराइव करके याद कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैराबोला के लिए बोलूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अब डिराइव करके बताओ, तो आपने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसको अभी याद करने जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस एप्रिशिएट करने के लिए भाई क्वाड्रेटिक की इंपॉर्टेंस क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट आता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब आपने आधी सीख ली, ठीक है। तो क्या बन गया मेरे पास ये एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mcx प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो आई कैन क्रिएट क्वाड्रेटिक इन x as I said, 2x ब्रैकेट mc माइनस 2a प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एज आई सेड कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या होगी मेरे पास, इस क्वाड्रेटिक का d 0 कर दूँ तो d लिखो, इसका क्या बनेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, है कि नहीं। तो b स्क्वायर में भी 4 आएगा और 4ac में भी 4 है, तो नहीं लिख रहा हूँ उसको, आदत डाल लो इस चीज़ की। अब mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो m स्क्वायर c स्क्वायर mc स्क्वायर, ओके रैपर mc स्क्वायर, तो mc स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस 2 2 जा 4acm प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाकी सब तो कैंसिल हो गया, 4a से 4a भी कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास a इज इक्वल टू mc आ गया, मतलब c इज इक्वल टू a बाई m। तो ऐसे याद करते हैं अपन पैराबोला में कि लाइन m स्लोप की लाइन होगी तो टेंजेंट कब बनेगी, जब वो ऐसे दिखेगी। c की जगह क्या लिखना है अपने को, a बाई m। तो ये रटना नहीं है अभी, तो बस इतना दिमाग में रखोगे भाई टेंजेंसी कंडीशन मतलब d बराबर 0। दूसरा, अगर मान लो d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो मेरे से पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ कोड क्या होगा, लेंथ ऑफ कोड। तो आपके पास दो तरीके हैं लेंथ ऑफ कोड निकालने के। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो तुम्हें जो एक क्वाड्रेटिक की मैं चर्चा कर रहा था ना ऊपर, इस क्वाड्रेटिक को आप सोल्व करोगे और आंसर निकालोगे x1 x2, और उसको चाहे तुम इस लाइन में रख के निकालो या 2 डिग्री वाली में रख के निकालो, ऑब्वियसली आप लीनियर में रख के निकालो, आसान पड़ेगा। तो y1 y2 निकाल लो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल दो। लेकिन क्या मेरे को वाकई में क्वाड्रेटिक सोल्व करने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैसे, मेरा y क्या है, mx प्लस सी, इसका मतलब आपका y2 क्या हो जाएगा, mx2 प्लस सी, y1 क्या हो जाएगा, mx1 प्लस सी। सो आई कैन राइट y2 माइनस y1 एज, सब्ट्रैक्ट करो m कॉमन x2 माइनस x1, इस चीज़ को यहाँ फिट करो, तो क्या बन गया पूरा, स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इंटू
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 1 प्लस एम स्क्वायर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2। ओके, इस तरह से लिख सकते हो। और इसी चीज़ को कन्वर्ट करके क्या करते हैं, खोलने की जरूरत नहीं थी, हम बेसिकली कहाँ जाना जा रहे हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। अब देखो x1 x2 और x1 प्लस x2 क्या है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक से उठा के रख दोगे तो आपको अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है पैरामीट्री गायब कर देते हैं तो सोल्व होती ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप बहुत इंटेंस फॉर्म में ज्योमेट्री में देखोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप कर क्या रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट ही तो अप्लाई कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये एक अच्छी खासी एप्लीकेशन थी ज्योमेट्री के अंदर। और थोड़ा सा आपको दिखाऊं, फिजिक्स में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो कोई एक बॉडी को अपन ने ऊपर की तरफ लॉन्च किया यू से, ठीक है, वो 3 इक्वेशन लगाते थे ना अपन, तो ये कुछ मैक्स हाइट तक पहुंचेगी टाटा टाटा टाटा, मान लो मैक्स हाइट कितनी मेरी कैपिटल H, एंड ये वापस रिटर्न कर जाएगी वापस ग्राउंड पे। तो मेरे को इसके डिस्प्लेसमेंट की अगर इक्वेशन लिखूं तो वो क्या बनती थी अपने पास, याद करो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, 9th में ही पढ़ी है आपने। अब डाउनवर्ड है ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लूँ तो ये बन जाता है अपने पास S इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इक्वेशन इज जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2s इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई नहीं, t1 t2 2 रूट है। अब देखो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट कब आएंगे, चेक करके देखें। जब मेरा d क्या होगा ग्रेटर देन 0, d मतलब आपका क्या आ गया 4u स्क्वायर माइनस 8gs ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो आपका s है वो क्या है मेरा लेस देन u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, जब s का वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g से छोटा होगा तब आपके 2 रियल रूट आते रहेंगे, और जब d 0 हो जाएगा मतलब एक ही रूट आ रहा है, मतलब उस इंस्टेंट पे बॉडी सिर्फ एक ही बार आएगी। सोच के देखो, आप कोई भी हाइट पकड़ो, कोई भी s बीच में लोगे तो हर बार बॉडी 2 बार आती है, एक बार जाते वक्त फिर घूम के आती है वापस आते वक्त। तो डेफिनेटली ये जो s है 2 पॉइंट पर अचीव हो रहा है t1 एंड t2, लेकिन अगर मैं s को h के बराबर कर दूँ तो एक ही बार अचीव होगा। तो डेफिनेटली ये जो s मैं बनाऊंगा यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी मैक्स हाइट। ठीक है ना, मैक्स हाइट का फॉर्मूला वो v स्क्वायर उससे भी निकालते थे कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। a को माइनस जी पुट करो, v को 0 कर दो तो s की वैल्यू आ जाती है प्लस यू स्क्वायर बाई 2g। उसको क्वाड्रेटिक से भी निकाल के दिखा रहा हूँ। अब इसमें अप्रिशिएट करो कि हर एक पॉइंट पे बॉडी क्या है उसके बिलो हाइट पे 2 बार आती है, और उन दोनों टाइम इंस्टेंट का अगर सम होगा तो वो क्या होगा, सम क्या होगा मेरे पास 2u बाई जी, और यही क्या है इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। देख लो दोनों जर्नी को अगर मैं एडअप कर दूँ तो पूरी कंप्लीट पाथ बन जाता है। ईजी, तो ऐसे भी देख सकते हो। बस सिर्फ क्वाड्रेटिक को अप्रिशिएट करने के लिए दिखाया है, करने को आप कैसे भी लगाओ फिजिक्स में जैसे आपका मूड करे। ओके, तो अब बस कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ कुछ रिवीजन करते हैं और उसके बाद अपनी पूरी प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस लगाओ, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप। तो हमारे पास देखो सिंपल से क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है 4x स्क्वायर माइनस प्लस 16 4x क्यूब, ओके, 16x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है कि इफ सम ऑफ इट्स टू रूट्स इज 0 देन फाइंड ऑल द रूट्स। ठीक है, सोल्व करो, सोल्व इट। तो जल्दी देखो क्यूबिक कैसे सोल्व करते हैं अपन, के गैस करते हैं इंटीजर रूट्स, पर ये थोड़ी इतनी सुंदर नहीं कि मैं इसमें गैस कर पाऊँ। ठीक है, पर तुम देखो इसके रूट्स होंगे क्या, 2 रूट्स का सम 0 हो रहा है, इसका मतलब वो 2 रूट आप क्या मान सकते हो
अल्फ़ा एंड माइनस अल्फ़ा। तीसरा रूट मेरे पास क्या हो गया, बीटा। ठीक है, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड बना लूँ तो क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। किससे कंपेयर कर रहे हो, याद करो, s1 एक्स स्क्वायर s2 एक्स माइनस s3 इज इक्वल टू 0। तो s1 क्या है मेरा, सम ऑफ रूट्स, तो कंपेयर करके देखो s1 की वैल्यू -4 नज़र आ रही है, s2 पेयर वाइज प्रोडक्ट -9/4 नज़र आ रही है, s3 9 नज़र आ रहा है। तो करो, अप्लाई करो, सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4, कैंसिल कैंसिल, बीटा का तो पता लग गया मेरे को -4 है, इजी। s2 लिखो, पेयर वाइज प्रोडक्ट क्या हो गया मेरे पास, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा दैट इज़ -9/4, कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गया +-3/2। तो अल्फ़ा बीटा सब सोल्व हो गए। s3 प्रोडक्ट है, चेक करके देख लो, वेरीफाई करके देख लो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। प्रोडक्ट क्या आ गया मेरे पास, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू आया था मेरे पास 9/4, बीटा का वैल्यू आया था -4, यस 9 आ रहा है, इसका मतलब सब सही किया आपने। ठीक है, बेसिक रिवीजन करवाने के लिए बोला था मैंने। एक सिंपल सा सवाल देखिए, ठीक है, इन ए ट्राइंगल ABC, ठीक है, बोला जा रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइंस ऑफ एंगल, मतलब साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी का वैल्यू है मेरे पास P, कोस ए इंटू कोस बी इंटू कोस सी, इसका वैल्यू है Q। फाइंड क्यूबिक whose roots are tan A, tan B, tan C। ठीक है, तो अपने को बेसिकली S1 S2 S3 पता करने हैं। तो S3 तो सीधे ही दिख रहा है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं सीधे सीधे 1 डिवाइडेड बाई 2, so this becomes tan A प्लस tan B प्लस tan C। ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है, कंडीशनल आइडेंटिटीज बताई हुई उसके अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज अभी भी कर सकते हो कि भाई कि A प्लस B प्लस C क्या है, ट्राइंगल है ना अपनी 180 डिग्री। 3 का फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाई इसको 180 माइनस C लो, बोथ साइड tan करो, तो मेरे पास tan A प्लस B का फॉर्मूला tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B इज इक्वल टू 180 माइनस C माइनस tan C हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो दिख जाएगा कि tan A प्लस tan B। ये कंडीशनल आइडेंटिटी हम याद ही रखते हैं ट्राइंगल के लिए, पर किसी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। tan A tan B tan C, तो भाई ये तो पता ही है मेरे को P/Q, ये मेरा S1 है, वो S3 है, तो S1 और S3 की वैल्यू तो पता लग गया। अब बचा खेल सारा S2 का। ठीक है, S2 को कैसे लिखें, अब देखिए आप एक बहुत सुंदर चीज़ कर रहे हैं, cos A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना है इसको। तो बेसिकली ये बनेगा cos 180 डिग्री वैल्यू -1। अब 3 का फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप क्या करो, 2 बार में लगाओ, इसको एक एंगल मान लो, इसको एक एंगल मान लो, तो ये क्या खुलता है, cos A प्लस B cos C माइनस साइन A प्लस B इंटू साइन C इज इक्वल टू -1। खोलो, ये क्या बनेगा, cos A साथ साथ मल्टीप्लाई भी करते जा रहा हूँ, cos A cos B cos C माइनस साइन A साइन B cos C, पीछे माइनस साइन A cos B साइन C माइनस
कोस ए साइन बी साइन सी, और ये पूरी चीज़ -1 के बराबर। अब देखो मेरे को इस चीज़ की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन के अंदर क्यू, तो क्यों ना पूरे को इससे डिवाइड ही करा दो, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन बोथ साइड बाई कोस ए कोस बी एंड कोस सी। ओके, क्यों कर रहा हूँ? 2 साइन है, 1 कोस है, कोस उड़ जाएगा, 2 साइन के नीचे कोस आएगा तो tan tan बन जाएगा मेरे पास, पेयर वाइज प्रोडक्ट दिख रहा है। डिवाइड किया तो ये तो हो गया 1, एक कोस उड़ गया, पेयर वाइज प्रोडक्ट आ गया मेरे पास tan a tan b माइनस tan a tan c माइनस tan b tan c, और वहाँ पे हो गया -1/q, लिख देता हूँ उसको। कोस है, कोस भी कोस सी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है q, तो ये क्या बन गया अपने पास 1 - s2 = -1/q। तो s2 का वैल्यू हो गया, इधर आके जुड़ेगा तो 1 + q/q। तो s1 पता लग गया, s3 पता लग गया, s2 पता लग गया, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या बनाएंगे आप? x³ - s1 p/q x² प्लस s2 का वैल्यू है 1 + q/q x माइनस s3 p/q। तो ये बन गया इक्वेशन qx³ - px² प्लस 1 + q × x माइनस p = 0। ओके, तो एक आध अपन लोकेशन और रूट से भी सवाल देख लें तो अपना काम ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, x⁴ माइनस a + 1 x³ प्लस x² प्लस a + 1 × x -2 = 0। ठीक है, बोल रहा है हैज एटलीस्ट 2 distinct positive real root, distinct positive real roots, then find a। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट की बात कर रहा है। अब देखो जनरली 4 डिग्री देख के अपन घबरा सकते हैं, कैसे होगा? मैं कोफिशिएंट्स को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए किस तरह का पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको ऑब्जर्व करो, 1 - a + 1 a + 1 -2, तो 1 1 -2 उड़ जाएगा, a + 1 a + 1 अपोजिट साइन के दिए हुए, तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि x = 1 एक रूट है। ठीक है, दूसरा इसमें अगर मैं इसको प्लस कर दूं, इसको माइनस कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो इवन पावर है, ये तो कटनी है, चाहे आप +1 रखो चाहे -1 रखो, इनके साइन अपोजिट होंगे तो ये भी उड़ जाएंगे। तो x की वैल्यू -1 भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव रूट तो मैं ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूँ, x + 1 दैट इज x - 1। तो इसका मतलब x + 1 × x - 1 का प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होगा, तो पूरी इक्वेशन x² - 1 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो वो मेरे को करना चाहिए, इसको फैक्टराइज कर लेना चाहिए, करके दिखा रहा हूँ। x⁴ पीछे मेरे पास क्या होना चाहिए? x² - 1। ठीक है, तोड़ रहे अपन, इसको तोड़िए। x⁴ पीछे क्या चाहिए मेरे को? x² चाहिए, तभी तो x² - 1 बनाओगे। इसको एडजस्ट करते रहेंगे बाद में। पीछे क्या लिखा हुआ है? -a + 1 x³। इसके पीछे मेरे को चाहिए a + 1 × x, ताकि देखो x² - 1 निकलता रहेगा, a + 1 × x बाहर खींचोगे तो ऊपर क्या है? +x², आपने -x² किया हुआ है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2x², ताकि बैलेंस रहे, और पीछे -2। बस इसको रीअरेंज ऐसे किया है कि x² - 1 कॉमन आता रहे मेरे पास, और कुछ नहीं। ओके, तो x² कॉमन खींचा है, यहाँ से क्या आया मेरे पास? x² - 1 -a + 1 × x कॉमन खींचा, क्या कॉमन आया? x² - 1। अगेन 2 कॉमन खींचा,
x square minus 1 is equal to 0. So this entire thing becomes x square minus 1 x square minus a plus 1 into x plus 2 is equal to 0. ठीक है, तो इसके पास तो देखो भाई एक प्लस है एक माइनस है, और ओवरऑल इस इक्वेशन के मेरे को दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट देखना है। तो एक पॉजिटिव रियल रूट तो आ चुका है, इसका मतलब इस इक्वेशन का एटलीस्ट एक पॉजिटिव रियल रूट तो मेरे को देना ही पड़ेगा। और ऑब्जर्व करो कि आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा है इस इक्वेशन का, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या, दोनों नेगेटिव होंगे दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों ही रूट इसके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दोनों ही रूट मेरे पास क्या होंगे इसके, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या निकालते हैं आप, इस क्वालिटी को बाहर निकाल लो, दोनों रूट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो कैसा दिखेगा आपको। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूँ, पर अपन ग्राफ बनाएंगे और रीड करेंगे। ठीक है, दोनों रूट पॉजिटिव हैं, ऊपर की तरफ ओपन करता हुआ ग्राफ बनाना है, ऐसा ही बनेगा। सी पॉजिटिव है, देखो है कि नहीं, ए पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, 2 है वो भी है। ठीक है, और ए और बी का साइन अपोजिट होगा, तो ए पॉजिटिव है तो मेरा बी नेगेटिव होगा। बी नेगेटिव का मतलब ए प्लस 1 की वैल्यू मेरे को पॉजिटिव करनी पड़ेगी, तो ए का वैल्यू -1 से बड़ा करना पड़ेगा। साथ ही साथ डी ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, क्योंकि रूट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ पीछे चलेगी तो क्या कर लोगे। वैसे तो वर्टेक्स मैंने राइट में कर दिया है, पर पूरा ग्राफ ऊपर उठ गया तो तब तो रूट नहीं आएंगे और तीनों कंडीशन ट्रू भी हो जाएगी। तो डी भी चेक करो, a + 1 का होल स्क्वायर -4ac दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया मेरे पास a² + 2a + 1 -7 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। वैसे तो मैं सीधा सीधा यहाँ से ही कर सकता था, a + 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 8 का मतलब 2√2 का होल स्क्वायर। तो किसी क्वांटिटी का स्क्वायर अगर इससे बड़ा है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है, या तो 2√2 के इधर है या -2√2 के पीछे है। इस एक 1 को भी एडजस्ट कर दूँ तो -1 लगा सकता हूँ यहाँ पे, -1 प्लस। तो ये क्या है, -1 -2√2 के पीछे है या फिर -1 + 2√2 के आगे है। ऊपर वाली कंडीशन क्या बोल रही थी अपने को, -1 के भी आगे है ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन किधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ए क्या आएगा मेरे पास, a बिलोंग्स टू 2√2 -1 से लेके इन्फिनिटी। ओके, तो ये था अपने पास फाइनल आंसर। तो यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं और हमारा पूरा लेक्चर सीरीज़ फिनिश हो गई है। तो इसका असाइनमेंट लगाओ, चैप्टर को अच्छा बनाओ। ऑल द